12 घंटों में जवानों के 13 मार गिराए। अपमानित परेशान करने के लिए किया गिरफ्तार, ईडी की कार्रवाई पर एससी में बोले केजरीवाल। बीजेपी ने आतिशी को भेजा मानहानि का नोटिस, इस बार जवाब देना होगा, मांगे माफी। राहुल के रोड शो में उमड़ी भीड़, बोले वायनाड के लोगों से हमेशा गले लगाया, इस बार भी उम्मीद। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी को कैंसर, कहा 6 महीने से लड़ रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच, मैं हूं आपके साथ अनुष्ठा। वक्त है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का। बिजली सप्लाई हो चुकी है ठप, जापान के द्वीपों पर सुनामी भूकंप ने बुधवार को ताइवान की राजधानी ताइपे को हिलाकर रख दिया है। 7.2 तीव्रता की भूकंप के कारण वहां बड़े स्तर पर तबाही देखी गई है। इस भूकंप के कारण नई ऊंची इमारतें भी ढह चुकी हैं और अब तक 4 लोगों की मौत की बात सामने आई है। हालांकि भूकंप ने जितना नुकसान पहुंचाया है उसके मुताबिक ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। ताइवान में भूकंप के बाद से हालात बेहद खराब हो गए हैं। बिजली सप्लाई बाधित हो गई है और देश भर में ट्रेन सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके बाद जापान के 2 द्वीपों पर सुनामी तक आ सकती है। ताइवान के हुलियान से भूकंप की कई तस्वीरें और वीडियोस सामने आए हैं, जिसमें इमारतों को ढहते हुए देखा जा सकता है। कई घर इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह चुके हैं। भूकंप की वजह से ताइवान से भारी तबाही हुई है और इसके बाद देश भर में ट्रेन सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर इस भूकंप की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें 5 मंजिला इमारत छितर चुकी है। ताइवान में भूकंप की वजह से कई शहरों में बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है और भूकंप के चलते फिलीपींस में भी सुनामी का अलर्ट देखना जारी हो गया है। ताइवान के स्कूलों और सरकारी कार्यालयों को कामकाज बंद करने का विकल्प दिया गया है। भूकंप के कारण कई ऐतिहासिक धरोहरों को भी नुकसान पहुंचा है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप के ताइवान में द्विपक्षीय विश्व युद्ध से पहले बना एक स्कूल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। जापान की सबसे बड़ी एयरलाइंस जापान एयरलाइंस ने ओकिनावा और कागोशिमा क्षेत्र के सभी उड़ान सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। सुनामी संभावित इलाकों की ओर जाने वाली उड़ान सेवाओं को डाइवर्ट कर दिया गया है। ताइवान में इस भीषण भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों ने सेना की तैनाती की जा रही है और लोगों की इमारतों में फंसे होने की आशंका जताई गई है। ताइवान की राजधानी ताइपे ने सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्मोलॉजी सेंटर से निदेशक चिनफ्यू के बताया कि भूकंप के ये झटके पूरे देश में आसपास के द्वीपों को महसूस किए गए हैं। ताइवान के इस भूकंप को 25 सालों का सबसे भीषण भूकंप बताया जा रहा है। ताइवान का ये भूकंप इतना जबरदस्त था कि इसके झटके चीन के शंघाई तक महसूस किए गए हैं। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तेजी से वजन घट रहा है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल का अब तक 4.5 किलो वजन कम हुआ है। तेजी से गिरते वजन पर डॉक्टरों ने चिंता जताई है। हालांकि तिहाड़ जेल से प्रशासन के मुताबिक केजरीवाल बिल्कुल ठीक हैं। जेल के डॉक्टर ने ऐसी कोई चिंता जाहिर नहीं की है। बता दें कि केजरीवाल 3 दिन से जेल में बंद हैं और सोमवार को उन्हें 15 दिन के लिए जेल भेजा गया था। इस पर सरकार दिल्ली में मंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि अरविंद केजरीवाल एक गंभीर मधुमेह के मरीज हैं। स्वास्थ्य की समस्या के बावजूद वो देश की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं। गिरफ्तारी के बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल का वजन 4 किलो घट चुका है। ये बहुत ही निराशाजनक है। आज भाजपा उन्हें जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। मगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो पूरा देश, क्या भगवान भी इन्हें माफ नहीं करेगा। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ की जेल नंबर 2 में हैं। 4 दिन की रिमांड के बाद ईडी ने सोमवार को उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और तिहाड़ जेल भेजने से पहले केजरीवाल का मेडिकल कराया गया है। मेडिकल होने के बाद उन्हें तिहाड़ की जेल नंबर 2 में शिफ्ट किया गया है। केजरीवाल 15 अप्रैल तक सलाखों के पीछे रहेंगे। जेल में उनसे केवल 6 लोग ही मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए केजरीवाल ने 6 नाम सुझाए हैं, जिनमें उनकी पत्नी सुनीता, बेटा पुलकित और बेटी हर्षिता के अलावा 3 दोस्तों के नाम भी शामिल हैं। इनमें पहला नाम संदीप पाठक का है, जिसके अलावा दूसरा नाम विभव का है। इसके अलावा एक और दोस्त का नाम है जिसका खुलासा नहीं किया गया है। तिहाड़ में बंद केजरीवाल को मंगलवार को एक मुजरिम किट दी गई है। इस किट में चप्पल, चादर के अलावा कई जरूरी सामान है।
सोमवार को उन्होंने घर का ही खाना खाया था, वहीं मंगलवार को सुबह तिहाड़ जेल का ही ब्रेकफास्ट खाया था। उन्होंने योगा भी किया था। शराब घोटाले पर नहीं देंगे बयान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज यानी बुधवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 लाख रुपए के निजी मुचलके के संजय सिंह को शर्ते जमानत दी है। कोर्ट में उनकी पत्नी अनीता सिंह के द्वारा 2 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरा गया है। बता दें कि शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें जमानत दी थी और संजय सिंह की बेल पर कोर्ट ने कुछ शर्तें भी तय करी थी। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को दिल्ली एनसीआर छोड़कर नहीं जाना होगा, उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। कोर्ट ने संजय सिंह को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा। जांच के अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे, जांच से सहयोग भी करेंगे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शराब मामले में अपनी भूमिका में संबंध कोई भी टिप्पणी करेंगे। संजय सिंह आगरा एनसीआर छोड़ते हैं तो वो अपनी यात्रा के कार्यक्रम के साथ ही साझा करेंगे और अपनी लोकेशन शेयरिंग भी ऑन रखेंगे। कई आईएओ के साथ साझा करेंगे। तो वहीं इससे पहले संजय सिंह ने अपडेट देते हुए उनकी पत्नी अनीता सिंह ने बताया कि कल हमने संजय सिंह को अस्पताल में नियमित जांच के लिए भर्ती कराया था, जहां हमें पता चला कि उन्हें बेल मिल गई है। आज वो करीब 12 बजे डिस्चार्ज होंगे। उसके बाद वो तिहाड़ जेल जाएंगे, वहां से फिर रिलीज होंगे। इसके बाद हम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे और भगवान का शुक्रिया करेंगे। अनीता सिंह ने आगे कहा कि जब तक मेरे तीनों भाई बाहर नहीं आ जाते तब तक हमारे घर पर कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। तब से संजय सिंह जेल में बंद थे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और ईडी ने उनकी जमानत पर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की है। बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को कैंसर हुआ है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 6 महीने में कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा है कि लोगों को बताने का समय आ चुका है। लोकसभा चुनाव में कुछ ही नहीं कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री को सब कुछ बता दिया गया है। देश, बिहार और पार्टी के प्रति सदा आभारी और सदैव समर्पित रहूंगा। बता दें कि सुशील मोदी लंबे समय तक बिहार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार की सियासत में उनकी एक अलग पहचान रही है। नीतीश के साथ उनकी जोड़ी काफी खास मानी जाती रही है और इस बीमारी के कारण वो पिछले कुछ समय से राजनीति से दूर थे। उन्होंने काफी दिनों तक इस बीमारी को छुपाए रखा था। अब जाकर उन्होंने बताया है कि उन्हें कैंसर है। जाहिर सी बात है, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार बीजेपी के लिए एक बड़ा धक्का लगा है। पार्टी में उनकी सक्रियता काफी खास रही है। सुशील कुमार मोदी बिहार के डिप्टी सीएम के अलावा राज्य सांसद भी रह चुके हैं। 3 दशक के सार्वजनिक जीवन में राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा सहित सभी 4 सदनों के सदस्य भी रह चुके हैं। केरल के वायनाड में कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी क्षेत्र में रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ हैं। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में यहां से राहुल गांधी करीब 5 लाख वोटों के अंतर से बड़ी जीत हासिल करी है। केरल के वायनाड में कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी क्षेत्र में रोड शो कर रहे हैं और इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ हैं। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में यहां से राहुल गांधी ने करीब 5 लाख वोटों के अंतर के साथ बड़ी जीत हासिल करी थी। बीजेपी की ओर से मैदान में उतरे सुरेंद्रन राहुल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अच्छा है कि राहुल गांधी आखिरकार नामांकन दाखिल करने के लिए वायनाड आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया है कि निर्वाचन क्षेत्र में भी कुछ काम नहीं कराया गया। इसी बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी इंडिया ब्लॉक की पार्टी सीपीआई की एनी राजा के खिलाफ चुनाव लड़ने पर राहुल गांधी पर तंज कसा है। स्मृति ईरानी के दौरान वायनाड में राहुल के खिलाफ बीजेपी ने शंखनाद की शुरुआत मानी जा रही है। इससे पहले राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं, लेकिन 2014 में बीजेपी ने अमेठी से स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा। हालांकि ये चुनाव ईरानी हार गई थी, लेकिन उन्होंने अमेठी को खुद से दूर नहीं किया और लगातार अमेठी की जनता के संपर्क में रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में ईरानी की दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी।
इसलिए राहुल गांधी ने 2019 में वायनाड से भी पर्चा दाखिल करा था। चुनावी परिणाम जब आए तो अमेठी से ईरानी जीत गए और राहुल को यहां से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि राहुल ने वायनाड में बड़ी जीत हासिल करी है और यहां से सांसद बन गए हैं। वायनाड में दूसरे चरण में मतदान होना है। वहां 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसके चुनाव में राहुल गांधी सीपीआई के पीपीपी सुनील से मुकाबला किया था। हालांकि राहुल गांधी को यहां तकरीबन 5 लाख मतों से जीत हासिल हुई थी। इस बार उनका मुकाबला भाजपा के सुरेंद्रन से है। इस समय के केरल भाजपा के अध्यक्ष हैं और रोचक बात यह है कि इनकी राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के वायनाड जिला अध्यक्ष के रूप में हुई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में सुरेंद्रन से चुनाव लड़े थे और हालांकि चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग का तंज भी तेज होता जा रहा है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया गया। इस वीडियो में मुख्यमंत्री मोहन यादव जनता से कह रहे हैं कि सांसद हमारा नहीं, विधायक हमारा नहीं, तो काय का काम। कांग्रेस ने इस वीडियो को छिंदवाड़ा का बताया है। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर ट्वीट करके कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। छिंदवाड़ा की जनता जब काम लेकर पहुंची तो धमकाने लगे, जब वोट दिया नहीं, सांसद हमारा नहीं, पार्षद हमारा नहीं, विधायक हमारे नहीं, तो काम क्यों करें। लानत है इन छोटे दिल और उनसे भी ज्यादा छोटी मानसिकताओं के लोगों पर। बता दें कि 2 दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा दौरे पर थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 28 पर अपनी जीत दर्ज करी थी। एकमात्र छिंदवाड़ा सीट ही कांग्रेस बचा पाई थी। इस सीट से पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने जीत दर्ज करी थी। इस बार भी कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने विवेक बेंटी साहू को अपना उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर आगामी 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और ऐसे में पूरा बीजेपी फोकस छिंदवाड़ा पर है। जुबानी हमले में कमलनाथ की बहू और कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ भी पीछे नहीं है। एक दिन पहले ही उन्होंने छिंदवाड़ा में कांग्रेस छोड़ने वालों पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के चौराही में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस बात से दुख जरूर होता है, क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था, लेकिन हमें नई क्रांति के साथ आगे बढ़ेंगे और 74 साल में साथ हैं और अभी भी शक्ति पैदा हुई है तो 44 दिन में रिश्ता खत्म कर दें। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी नेताओं पर ईडी की कार्यवाही को लेकर सूबे की आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बीते दिन ही आम नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की तरफ से उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए अप्रोच किया गया था। अब इस मामले पर बीजेपी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सबूत देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि आतिशी ने जो आरोप बीजेपी पर लगाए हैं वो उसका सबूत दे, नहीं तो कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहें। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आतिशी को सबूत देने के लिए कानूनी नोटिस दिया गया, इस बार उन्हें जवाब देना होगा, भाग नहीं पाएंगी। उन्होंने कहा कि आतिशी को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। पत्रकारों से बात करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमने पहले ही कहा था आतिशी झूठ बोल रही हैं, उनके द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा था कि झूठ बोलना आम आदमी पार्टी के स्वभाव में है। उन्होंने कहा कि इस बार वो भाग नहीं सकती। वहीं बीजेपी के लीगल नोटिस पर आतिशी ने कहा कि बीजेपी का मकसद तो यही है कि किसी न किसी आरोप पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाकर जेल में बंद कर दिया जाए। आप नेता ने कहा कि इसका जवाब बीजेपी ने दिया है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ऐसे ही ईडी, सीबीआई और डिफेमेशन के पीछे छिपकर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था, जिसने मुझे अप्रोच किया है वो मेरा ही करीबी है। आपको बता दें कि मंगलवार को आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर आरोप लगाकर कहा कि उनके करीबियों के द्वारा बीजेपी की तरफ से उन्हें अप्रोच किया गया है और उन्हें कहा गया है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाओ या फिर 1 महीने के अंदर प्रवर्तन निदेशालय उनके घर पर रेड करेगी और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंत्री ने आरोप लगाया था कि बीजेपी का मकसद आने वाले दिनों में आम नेता सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करना है।
आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। केजरीवाल ने शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय और निचली अदालत के जरिए न्यायिक हिरासत में भेजे जाने को चुनौती दी। वहीं सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अपमानित और परेशान करने के लिए हुई है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ के समक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले देर से जुड़ने के लिए माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने मुद्दों को वर्गीकरण किया है। केजरीवाल के वकील सिंधी ने कहा कि पहला मुद्दा चुनाव में एक समान मौका मिलने से जुड़ा है। दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जो उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोकती है। वोटिंग से पहले उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली सीएम में वकील ने अदालत में कहा कि 2 साल पुराने केस में मार्च में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी हुई है। ये समय बहुत कुछ कहता है। मैं राजनीति की नहीं बल्कि कानून की बात कर रहा हूँ। यहाँ गिरफ्तारी का समय स्पष्ट असंवैधानिक और मकसद का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि दूसरा मुद्दा ये है, समन भेजने लायक कोई सामग्री ईडी के पास नहीं है। बिना पूछताछ और बयान के गिरफ्तारी की सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि घर पर आकर बयान लेने की कोई कोशिश नहीं की गई। सवालों की लिस्ट को नहीं सौंपा गया। जिस तरीके से गिरफ्तारी वाले दिन ईडी की टीम घर आई थी, उसी तरह पहले आकर सवाल मचाए गए, बयान लिया जा सकता था। केजरीवाल के वकील ने सवाल किया कि क्या वाकई गिरफ्तारी की जरूरत थी। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सिर्फ अपमानित और परेशान करने के लिए गिरफ्तारी हुई। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सिंघवी ने सवाल किया कि पीएमएलए में जमानत पाना कठिन रहा है, लेकिन सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी के लिए भी शर्तें रखी गई हैं, क्या उनका पालन होगा? गिरफ्तारी का मकसद कुछ और ही लगता है। वकील ने कहा कि क्या केजरीवाल के भागने का खतरा था? क्या मामले के 1.5-2 साल बाद वो सबूतों को प्रभावित कर सकते थे? ये कहते हैं कि दिल्ली सीएम सहयोग नहीं कर रहे थे, ये गलत है। क्या सिर्फ इस आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है? नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल गई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 13 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ खत्म होने के बाद एक महिला समेत 10 नक्सली के शव बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि बुधवार सुबह सुरक्षा बल को 3 और नक्सलियों के शव मिले हैं। मंगलवार को भीषण मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की संख्या अब 13 हो गई है। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि बुधवार को भी मुठभेड़ वाली जगह पर तलाशी अभियान चलाया गया। सुबह घने जंगल से 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मारे गए नक्सलियों की पहचान की जा रही है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मारे गए नक्सली पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी के जुड़े हुए हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम गंगालूर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोरचाली गांव के बीच स्थित जंगल में नक्सल विरोधी अभियान चला रही थी। तभी सुरक्षा बल नक्सलियों ने LMG लाइट मशीन गन से गोलीबारी की और हैंड ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने अपना बचाव करते हुए मुठभेड़ शुरू कर दी है। करीब 14 घंटे तक रुक रुक कर फायरिंग होती रही। इसके बाद 10 नक्सली मंगलवार को गिराए गए। सुरक्षा बलों के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ के बाद से घटनास्थल से एक लाइट मशीन गन और बड़ी संख्या में बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, गोले और अन्य हथियार, गोला बारूद भी मौजूद रहे। बता दें कि छत्तीसगढ़ का बाजीपुर जिला नक्सल प्रभावित बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पे 19 अप्रैल को आम चुनाव के पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए नक्सली इलाके में घात लगाए बैठे हुए हैं। नक्सली इलाके की पोलिंग बूथ को प्रभावित करना चाहते हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में रोड शो किया। उनके रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं 5 साल पहले वायनाड आया था और तब यहाँ के मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे अपना परिवार और हिस्सा बनाएंगे। मैं इसमें हल्के में नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ राजनीति बयान नहीं दे रहा हूं। राहुल ने कहा कि मुझे वास्तव में वायनाड के लोगों को गले लगाना है और मेरे साथ अपने जैसा व्यवहार किया। वायनाड में हर एक शख्स ने मुझे प्यार, स्नेह, सम्मान दिया है और मुझे अपना माना है। बता दें कि पिछले चुनाव में यहां राहुल गांधी ने करीब 5 लाख वोटरों को अंतर की बड़ी जीत हासिल करी थी। बता दें कि रोड शो के दौरान कांग्रेस महासचिव गांधी भी अपने भाई के साथ थी। प्रियंका ने कहा कि आज भाई राहुल गांधी जी के चुनाव नामांकन के लिए उनके साथ वायनाड केरल में हूँ। राहुल गांधी जी की सांसद सदस्यता छीनकर जनता की आवाज दबाने की कोशिश की थी, लेकिन संविधान की ताकत उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। आज भाजपा संविधान पर हमला करके पूरे देश की जनता उनकी आवाज छीनने की कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ बिगुल फूंकने की शुरुआत वायनाड से हो रही है।
वायनाड समेत पूरे देश की जनता स्नेह और समर्थन मांग रही है। वहीं पिछले चुनाव में राहुल गांधी सीपीआई के पीपी सुनीर से मुकाबला किया था और हालांकि राहुल गांधी को यहां तकरीबन 5 लाख मतों से जीत हासिल हुई थी। इस बार उनका मुकाबला भाजपा के सुरेंद्रन से। इस समय केरल भाजपा के अध्यक्ष। रोचक बात यह है कि इनकी राजनीतिक शुरुआत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के वायनाड जिला अध्यक्ष के रूप में हुई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में सुरेंद्रन ने चुनाव लड़े और हालांकि चुनाव इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।